हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। जैसे कि एग्जामिनेशन आपके बहुत ज़्यादा नियर में है। क्वांटिटेटिव टेक्निक फॉर मैनेजमेंट बीएमएस का जो फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, उसका एग्जामिनेशन 15 ऑफ मई में है। उसके लिए मैंने वीडियो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है विद ऑल दी काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स एंड थ्योरी। ठीक है, तो वो आप चेक कर सकते हो इन माय चैनल प्लेलिस्ट सेक्शन में, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीएमएस फोर्थ सेमेस्टर का फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, यूनिट नंबर 1 हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। राइट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। स्टिल अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई भी चैलेंज आता है, डेफिनेटली कमेंट डाउन एंड प्लीज सजेस्ट बताइए मेरे को कि कैसे आपको लेक्चर लग रहे हैं, मतलब हेल्पफुल है भी या नहीं है। उस अकॉर्डिंगली आई विल चेक व्हाट शुड आई डू। राइट। सो बीएमएस सेमेस देखो, जो बीएमएस वाले बच्चे हैं ना, उसको फोर्थ सेमेस्टर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नाम दिया है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नाम दिया है। एंड जो बीबीए एफआईए वाले बच्चे हैं ना, थर्ड सेमेस्टर में एज पर दी दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसी सब्जेक्ट को कॉर्पोरेट फाइनेंस बोला है। ठीक है। सिलेबस जो है उसमें माइन्यूट, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस है। कॉर्पोरेट फाइनेंस में एडिशन है, मतलब चीजें ना ऐड कर रखी है, मतलब प्लस में है सिलेबस, लेकिन फाइनेंस मैनेजमेंट का लिमिटेड सिलेबस है। ठीक है। बीबीए एफआईए इज मोर डिटेल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो है ही। समझ में आया। बीबीए एफआईए वाले बच्चे को थर्ड सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट है, जिसको कॉर्पोरेट फाइनेंस के नाम से जाना जाएगा। एंड बीएमएस में फोर्थ सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट है, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से है। तो कंफ्यूजन तो नहीं होगा मैं, क्योंकि मैंने एक ही वीडियो में दोनों का कोर्स स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली हम इसमें चलेंगे। राइट। बिकॉज फाइनेंशियल मैनेजमेंट का देखो आपका ना सिलेबस सही था, बट कॉर्पोरेट फाइनेंस में क्या है, इसका सिलेबस तो है ही, साथ में प्लस में थोड़ी बहुत चीजें दे रखे हैं। तो जो हमारे बीएमएस वाले बच्चे हैं ना, तो वो अकॉर्डिंगली हम इसमें ध्यान से पढ़ते चलेंगे। मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीजें बताती चलूंगी, एंड कोई भी कंफ्यूजन इसमें नहीं होने वाली है। राइट। तो दैट इज योर सिलेबस ऑफ डीएससी 11। डीएससी 11 मत लेके चलिए, बिकॉज बीबीएफआईए वाले बच्चों का डीएससी कोर्स स्ट्रक्चर डिफरेंट है, एंड डीएससी कोर्स नंबर बीएमएस का डिफरेंट है। राइट। तो बीएससी का मतलब ये है कि ये आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है, दोनों में, बीबीएफआईए में भी कंपलसरी सब्जेक्ट है एंड बीएमएस में भी कंपलसरी सब्जेक्ट है। यूनिट 1 का सिलेबस ये है कि इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये आपका बीएमएस वाले बच्चों के लिए है। एंड ये जो है ना, ये आपकी बीबीएफआईए वाले बच्चों का है। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है ये, एंड ये कॉर्पोरेट फाइनेंस का। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि कुछ बच्चे बोले कि नहीं मैम डिफरेंट है, सिलेबस एकदम ही अपोजिट है। तो नहीं क्लियर, ऐसा नहीं है। मैंने ऑलरेडी सिलेबस को कंपेयर करके देख लिया है। तो यहाँ से अगर आप मैच करेंगे ना दोनों सिलेबस को, तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू तक है यहाँ पे। राइट। यहाँ से लेकर यहाँ तक है, फ्यूचर वैल्यू तक। यहीं अगर आप देखेंगे इसमें, तो सेम चीज नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट से लेके यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू तक तो है ही, फ्यूचर वैल्यू तक तो है ही, बट एन्युटी से लेकर वैल्यू ऑफ मनी तक ये एक्स्ट्रा है। किसमें? कॉर्पोरेट फाइनेंस में। तो जो एक्स्ट्रा है ना बीबीएफआईए वाले बच्चों के लिए, मैंने थोड़ा हाईलाइटेड कर दिया उनके सिलेबस में, कि उनको फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम ना हो कि एडिशनल टॉपिक क्या है उनके लिए। राइट। कोई चैलेंज तो नहीं है, कोई डिफिकल्टी? आई होप नहीं है। फर्दर मूव करते हैं। डेफिनेशन क्या है, देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन ये है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है। किसका? फाइनेंशियल अंडरटेकिंग्स का इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इट इन्वॉल्व्स अप्लाइंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स टू द फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ द फर्म टू मैक्सिमाइज द वैल्यू। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, फाइनेंस फाइनेंस को मैनेज करना,
फाइनेंस को मैनेज करना इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स कॉल्ड द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, अब उस फाइनेंस को मैनेज करने के लिए या हम प्लानिंग करें, ऑर्गेनाइज करें, डायरेक्ट करें, कंट्रोलिंग करें, दिस इज द प्रोसेस टू मैनेज आवर फाइनेंसेस। ठीक है, समझ में आ गई आपको डेफिनेशन? कुछ डिफिकल्टी आई होप नहीं है। इंपॉर्टेंस देखो, इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के? इंपॉर्टेंस ये है कि फाइनेंशियल प्लानिंग करने में हेल्प करती है, राइट, असिस्ट करती हैं इन एक्वायरिंग एंड यूटिलाइजिंग द फंड एफिशिएंटली। आपको जो भी फंड्स मिले हैं कंपनी में, उसको आप अच्छे तरीके से यूज कर पाए, उसको अच्छे वे से, एफिशिएंटली वे से यूटिलाइज कर पाए। ठीक है, सपोर्ट कर पाए मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में, जो भी मैनेजमेंट लेवल पे डिसीजन लिए जाते हैं फाइनेंस से रिलेटेड, उसमें हेल्प करता है। इंश्योर करता है कि सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन होता रहे बिजनेस का। इंक्रीज करता है ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म। लाइक अगर हमारी आज ये वैल्यू है तो इन फ्यूचर ये होगी, देन ये होगी, लाइक दिस। सो इंक्रीज करता है वैल्यू ऑफ द फर्म को। ओके, so this is the importance of financial management. So now आपका है नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या नेचर है? नेचर ये है कि एनालिटिकल होता है या क्वांटिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव मतलब नंबर्स के फॉर्म में होता है, फाइनेंसिस ऑलवेज नंबर के फॉर्म में होता है, ये तो हमें पता ही है। तो दैट इज द थिंग इज कि क्वांटिटेटिव फॉर्म में होता है, नंबर के फॉर्म में होता है, एंड दैट इज वाई एनालिटिकल होता है, मतलब हम उसको एनालाइज कर सकते हैं इजिली। So, uses of financial tools and data analysis for sound decision making। ठीक है, अगर आप देखोगे ना तो डेटा एनालिसिस का कोर्स होता है जिसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ डेटा, मतलब बहुत सारे डेटा को कलेक्ट करके यूजफुल इंसाइट्स बनाते हैं, उसको पाई चार्ट के फॉर्म में या फिर बार ग्राफ के फॉर्म में, लाइक दिस, ताकि हम उससे क्या कर सके, एनालाइज कर सके उसको। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि एनालिटिकल होता है एंड क्वांटिटेटिव होता है, डायनेमिक होता है एंड कॉन्टिन्यूअस होता है। ये तो हमें पता है, डायनेमिक मतलब चेंज होता रहता है, सेम नहीं रहता है, बहुत ज्यादा मतलब डिपेंड है, एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने इस ईयर 2024 में कोई डेटा को एनालाइज किया है तो वो सेम वैल्यू ही रहेगा 2025 में। नो, द डेटा विल बी गेट चेंज, राइट। तो दैट इज वाई 2025 में भी आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन एनालाइज करना पड़ेगा डेटा को, एंड यूजफुल इंसाइट्स बनाने होंगे। दैट इज वाई एक हम डेटा एनालिसिस कंपनी में रखते हैं, डेटा एनालिटिक्स का बंदा रखते हैं कि भाई यू हैव टू जस्ट डू, मतलब इंसाइट्स बनाने हैं आपने, डेटा को कलेक्ट करके इंसाइट्स बनाने हैं हमें, यूजफुल इंसाइट्स प्रोवाइड करने हैं। उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, मैनेजर्स जो होंगे वो डिसीजन लेंगे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑनगोइंग एंड अडेप्ट टू चेंजिंग इकोनॉमिक एंड बिजनेस कंडीशन। क्लियर? गोल ओरिएंटेड है, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, गोल ओरिएंटेड है, ये तो हमें पता ही है कि प्राइमरली एम्ड एट मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वेल्थ एंड इंश्योरिंग बिजनेस सस्टेनेबिलिटी। तो गोल हमारा ये रहता है कि हम क्या कर सके, मैक्सिमाइज कर सके शेयर होल्डर्स की वेल्थ को। ठीक है, एंड इंश्योर कर सके बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी को, कि बिजनेस जो है वो लॉन्ग टाइम तक चले हमारा, राइट। इंटीग्रल टू ओवरऑल मैनेजमेंट मतलब इट कोऑर्डिनेट विद प्रोडक्शन, मार्केटिंग, एचआर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। मतलब कि इसमें जितने भी मैनेजमेंट के पार्ट होते हैं ना, फाइनेंसिंग हो गई, प्लान मार्केटिंग हो गई, एचआर हो गई, इन सबको इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे रहती है। ठीक है, सबका कोऑर्डिनेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है उसको हम अचीव कर पाए, राइट। दीज आर दी नेचर्स, मैं नेचर्स बता रही हूँ आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। डिसीजन सेंट्रिक होता है, डिसीजन सेंट्रिक होता है, ये तो हमें पता ही चल गया कि रिवॉल्व्स अराउंड मेकिंग क्रूशियल बिजनेस डिसीजन रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड प्रॉफिट। हम इतने बड़े बड़े डेटा को एनालाइज पहली बात तो कर क्यों रहे हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए कर रहे हैं। तो दैट इज राइट, डिसीजन सेंट्रिक। ठीक है, बिकॉज बड़े बड़े डिसीजन लेने होते हैं, दैट इज वाई यू विल एनालाइज द डेटा। अनटिल एंड अनलेस कोई यूज ही नहीं है, आप एनालाइज करते रहो, इंसाइट्स बनाते रहो, बट अनटिल एंड अनलेस आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है कि भाई आप कर क्यों रहे हो, देन कोई फायदा नहीं है उसका, है ना।
फाइनेंस रिलेटेड डिसिप्लिन। ठीक है, क्या डिसिप्लिन है फाइनेंस रिलेटेड? इकोनॉमिक्स के वे में क्या रिलेशन है फाइनेंस का? प्रोवाइड फाउंडेशनल थ्योरीज लाइक डिमांड, सप्लाई, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन। ये चीजें इकोनॉमिक्स से रिलेट करती हैं, किससे? फाइनेंस से। अकाउंट्स में क्या रिलेट करते हैं फाइनेंस से? सो अकाउंट्स में बेसिकली जो भी सप्लाईज होती है फाइनेंशियल डेटा का, रिपोर्ट्स जो भी बनती हैं, जिसकी वजह से हम एनालिसिस कर पाते हैं, डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं, दैट इज इन्वॉल्व इन दी फाइनेंस। रिलेशन है फाइनेंस के साथ। मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का क्या रिलेशन है फाइनेंस के साथ? ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, रिस्क को मैनेज करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं, मॉडलिंग करते हैं। फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर के, फ्यूचर को लेके जो भी प्रिडिक्शन हम करते हैं, वो चीज। लॉ, लॉ का क्या रिलेशन है फाइनेंस में? इन्फ्लुएंस करता है फाइनेंशियल डिसीजन को थ्रू कंपनी लॉ, टैक्स लॉ एंड फाइनेंशियल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हमारा जो है फाइनेंशियल डिसीजंस क्या करती हैं, इम्पैक्ट होती हैं यहाँ पे। क्या हमारा टैक्स है, क्या हमारी नंबर्स की वैल्यू है, इज इट टैक्सेबल और नॉट, लाइक दिस। के बाद है ऑपरेशन रिसर्च। ऑपरेशन रिसर्च में क्या, जो भी टूल्स होते हैं लाइक लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर रिसोर्स ऑप्टिमाइजिंग, वहां पे हमारा फाइनेंस से रिलेशन आ जाता है। मैनेजमेंट में क्या है, मैनेजमेंट में इंश्योर करते हैं फाइनेंस जो है वो अलाइन रह पाए ऑर्गेनाइजेशन गोल पे एंड ओवरऑल मैनेजमेंट की प्रैक्टिस पे। सो दैट इज ऑल अबाउट द फाइनेंस एंड इट्स रिलेटेड डिसिप्लिन, राइट। इसके बाद है स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या स्कोप है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? सो बेसिकली टू मेन अप्रोचेस हैं to study the scope of financial management, that is traditional and modern approach। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग देख लेते हैं क्या स्कोप है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है? बेसिकली ट्रेडिशनल अप्रोच टू अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑल्सो नोन एज नैरो अप्रोच, इसको नैरो अप्रोच कहते हैं, was primarily followed until the mid 20th century. It focused mainly on the acquisition of funds बाय कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस। तो बेसिकली ट्रेडिशनल अप्रोच जो है ना, इसको नैरो अप्रोच कहते हैं, बहुत ज्यादा वाइड नहीं है ये एंड लिमिटेड है। ठीक है, और ये हम यूज कब करते थे? मिड 20th सेंचुरी तक इसको इस्तेमाल किया जाता था। पुराना है हमारा ये चीज। ठीक है, एंड इसका फोकस क्या था कि हम फंड्स को एक्विजिशन करें बाय किससे? कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस की वजह से। ठीक है, so that is your traditional approach। की फीचर्स क्या है यहाँ पे? की फीचर्स हमारा यहाँ पे ये था कि हम फंड रेजिंग करते थे, फोकस क्या था हमारा? फंड रेजिंग पे था। मतलब कि emphasizes the process of raising funds through various sources such as equity, debt, preference share। जिस तरीके से भी हमारा फंड रेज हो रहा है, वहां से हमें फंड इकट्ठा करना है। डज नॉट कंसिडर हाउ दीज फंड्स आर यूटिलाइज। हम इसमें ये नहीं कंसिडर करते थे कि ये फंड्स हमें यूटिलाइज कहाँ पे करना है, ये चीज हम नहीं सोचते थे। वी जस्ट वांट आर फंड टू बी रेज्ड, हमें कहाँ से प्रेफरेंस शेयर से कितना लेना है, डेट से कितना लेना है, इक्विटी से कितना लेना है। ठीक है, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग में क्या है? डील्स ओनली विद द एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। ये डील करता था जो भी हमारी एक्सटर्नल, बाहर की जो भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है ना, जैसे कि सिक्योरिटीज की, या फिर डीलिंग विद द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या फिर कोई भी अंडर राइटिंग का काम करवाना हो। ठीक है, बैंक रिलेटेड हो गया, ठीक है, उसमें कुछ भी काम लग गया, तो वो चीज एक्सटर्नल फाइनेंसिंग में इंक्लूड की जाती थी। इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसीजर एम्फोसिस, focused on financial institutions जैसे कि बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, स्टॉक मार्केट एंड लीगल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर फॉर रेजिंग अ कैपिटल। तो जो भी लीगल प्रोसीजर आपका लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, फॉर रेजिंग द कैपिटल, वो चीज यहाँ पे इंक्लूड है। इसके बाद है वन टाइम इवेंट जो भी होते हैं आपके, जैसे कि बिजनेस की कोई भी प्रमोशन हो गई एक्सपेंशन के लिए, या फिर रीस्ट्रक्चरिंग हो गई रदर देन ऑन गोइंग ऑपरेशनल फाइनेंस, तो वहां से भी आपकी फंड रेजिंग होती है। लिमिटेशंस क्या है हमारे यहाँ पे? लिमिटेशंस क्या है? ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच समझ में आया कि ट्रेडिशनल अप्रोच में
क्या स्कोप था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, कहाँ कहाँ से हम फंड रेज करते थे। लिमिटेशन क्या है कि ये नैरो स्कोप है, ठीक है। इग्नोर्स डे टू डे फाइनेंशियल डिसीजन सच एज बजटिंग, वर्किंग कैपिटल, कॉस्ट कंट्रोल एंड डिविडेंड पॉलिसीज। बहुत सारी चीज ये इंक्लूड नहीं करता था। ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो बहुत सारी चीजें नहीं इंक्लूड करता था, जैसे कि वर्किंग कैपिटल हो गई, कॉस्ट कंट्रोल हो गई, डे टू डे का जो भी हमारा फाइनेंशियल डिसीजन होता है ना, इसको इंक्लूड नहीं करता था। दैट इज व्हाट इज कंसिडर्ड एज द नैरो अप्रोच, ठीक है। एंड नो वैल्यू क्रिएशन फोकस, ये कभी भी कंसिडर नहीं करता था कि इम्पैक्ट क्या होगा फाइनेंशियल डिसीजन का शेयर होल्डर की वेल्थ पे। दे जस्ट वांटेड टू क्रिएट देयर ओन प्रॉफिट, दे आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल ऑन द इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ ऑन द शेयर होल्डर वेल्थ। मतलब उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ पे क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है। इग्नोर करते थे कि इंटरनल की मैनेजमेंट कैसी है। फोकस इज ओनली ऑन फंड्स प्रोक्योरमेंट एंड ओवरलुक फंड यूटिलाइजेशन एंड कंट्रोल। उनका फोकस किस में था, तो सिर्फ फंड को लाने में, प्रोक्योर करने में। एंड वो हमेशा ओवरलुक कर देते थे कि फंड को यूटिलाइज कैसे करना है, उसको मैनेज कैसे करना है, उसको कंट्रोल कैसे करना है। अगर आपने कहीं से फंड रेज किया है तो उसकी भरपाई भी तो करोगे, एंड भरपाई करने के लिए उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा अच्छी जगह पे, राइट। तभी तो आप उससे इनकम अर्न करके देन ही तो आप उसको भर पाओगे। स्टैटिक इन नेचर होता था, डज नॉट अडॉप्ट वेल टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ द मॉडर्न एंड कॉम्पिटिटिव बिजनेस। हमें पता है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कितना ज्यादा डायनेमिक है, चेंज होता रहता है। तो जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच था ना, वो हमारे मतलब इतना इजी टू चेंज नहीं था एज पर द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये स्टैटिक था, मतलब बहुत ज्यादा रिजिड था, ठीक है। इसके बाद है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच क्या होती है, मॉडर्न अप्रोच जो है ये काइंड ऑफ ब्रॉड ट्रेडिशनल स्कोप की जो जो लिमिटेशंस थी ना वो इसने पूरी करी है। तो काइंड ऑफ ब्रॉडन द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इट सीज फाइनेंसेस एज इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ ओवरऑल बिजनेस मैनेजमेंट एंड emphasize the value creation and efficient use of financial रिसोर्सेज। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा वैल्यू क्रिएशन भी हुआ ऑर्गेनाइजेशन का, एंड यहाँ पे हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज का अच्छे से यूज भी कर पा रहे हैं, ठीक है। मतलब हम खाली फंड नहीं रेज कर रहे हैं, हम उसको अच्छे से यूटिलाइज भी कर पा रहे हैं। एंड ओवरऑल जो भी बिजनेस की मैनेजमेंट है, जो भी बिजनेस की एक्टिविटीज हो रही है, उसको फोकस में रख के हम सारे फाइनेंसेस को अरेंज कर पा रहे हैं। दैट इज योर मॉडर्न। की फीचर्स क्या है, ये कॉम्प्रेहेंसिव था, कॉम्प्रहेंसिव कवरेज थी यहाँ पे, मतलब कवर्स रेजिंग, एलोकेटिंग, कंट्रोलिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ये सारी की सारी चीजें हम इसमें देखते थे। एम्फसाइज होता था लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म डिसीजंस जो भी लेने हैं आपको, शॉर्ट टर्म में क्या है, लॉन्ग टर्म में क्या है, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। थ्री कोर डिसीजंस होते हैं यहाँ पे आपके। क्या डिसीजंस होते हैं थ्री कोर, सबसे पहले डिसीजन होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम कैपिटल बजटिंग भी कहते हैं। कहाँ हमें इन्वेस्ट करना है, वेयर टू इन्वेस्ट। इवेल्युएट करना है प्रोजेक्ट्स को, एसेट्स को दैट जनरेट रिटर्न, ठीक है। अगर आपके पास दो प्रोजेक्ट है, कौन सा प्रोजेक्ट को आपको चूज करना है जो आपको बेटर रिटर्न्स दे पा रहे हैं, राइट। ये हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आता है। इसके बाद हमारा आता है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में हम डिसाइड करते थे कि हाउ टू रेज अ कैपिटल। कैपिटल आपको कैसे रेज करना है, डेट से करना है, इक्विटी से करना है, प्रेफरेंस शेयर से करना है, ठीक है। इसके बाद से करना है चूजिंग द राइट मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी, ठीक है। दैट इज योर कैपिटल स्ट्रक्चर। कैसे आपको, मतलब कितना आपको डेट लेना है, कितना आपको इक्विटी लेना है, ठीक है, सो दैट यू कैन रेज अ गुड कैपिटल। दैट इज योर कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आपका फाइनेंसिंग डिसीजन में आता है। इसके बाद है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन में क्या देखते हैं कि हाउ मच प्रॉफिट टू डिस्ट्रीब्यूट वीएस रिटेन, कितना आपको प्रॉफिट जो है अपने पास रखना है, कितना आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। बैलेंसिंग करना इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशंस को एंड ग्रोथ नीड्स को। अब ऐसा तो है नहीं जहां से आपने पैसा लिया है उनको आप कुछ भी रिटर्न नहीं प्रोवाइड करोगे, ऐसा तो नहीं है। तो बैलेंस करके चलना इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस को, क्योंकि इन्वेस्टर तभी आपकी कंपनी में पैसा लगा रहा है जब वो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है। एंड अगर उसको नहीं मिलेगा तो दे विल लूज द इंटरेस्ट, वो इन फ्यूचर आपकी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। सो फॉर योर ग्रोथ नीड्स ऑल्सो यू हैव टू बैलेंस the investor expectation, clear।
शेयर होल्डर की वेल्थ को शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना। प्राइमरी गोल क्या था हमारा यहाँ पे, कि मैक्सिमाइज करना वैल्यू ऑफ द फर्म एंड शेयर होल्डर की वेल्थ। कंसिडर करना टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड रिस्क को। ठीक है, दैट इज योर वेल्थ मैनेजमेंट। इसके बाद इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेशन विद अदर फंक्शंस, मतलब जितने भी डिसीजंस है ना वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं ऑल दी ऑपरेशन। ठीक है, और जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शन है सबसे रिलेट करता है। मार्केटिंग हो गया, ऑपरेशंस हो गया, एचआर हो गया, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हो गई, सबसे हमारा फाइनेंस का डिसीजन होके जाता है। ठीक है, मार्केटिंग वालों को पैसा दोगे, ऑपरेशंस वालों को पैसा दोगे, एचआर वालों को एक बजट लिमिट करके दोगे। सो ऑल आर रिलेटेड विद फाइनेंस, राइट। फोकस किस में रहता है, फाइनेंशियल प्लानिंग में रहता है एंड कंट्रोलिंग में रहता है। एम्फसाइज करना बजटिंग कितना है, फोरकास्टिंग कितना है, फाइनेंशियल कंट्रोल कितना है, एंड उसको एनालाइज करके करना है। मेक यूज ऑफ टूल्स लाइक रेशियो एनालिसिस करना, ब्रेक इवन एनालिसिस करना, एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को कैलकुलेट करना। दिस इज दी फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोल का फोकस रहता है हमारा यहाँ पे। ठीक है, रेशियोज निकालना, फोरकास्ट करना, फाइनेंशियल कंट्रोल बना के रखना, तो ये सब चीजें इंक्लूड होती हैं। उसके बाद रिस्क को मैनेज करना, रिकग्नाइज करना कि इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। एग्जांपल, इंटरेस्ट रेट कितना है, करेंसी क्रेडिट रिस्क कितना है, थ्रू लाइक हेजिंग, थ्रू टूल्स लाइक हेजिंग एंड इंश्योरेंस, इनसे आप रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एडवांटेज क्या है हमारे मॉडर्न अप्रोच के। एडवांटेज ये है कि ये बहुत ज्यादा ब्रॉड है एंड होलिस्टिक पर्सपेक्टिव है, इसका इंक्लूजन वाला पर्सपेक्टिव है। फोकस किस में करता है, फोकस करता है वैल्यू क्रिएशन में एंड सस्टेनेबिलिटी में, लॉन्ग टर्म तक बिजनेस आपका चले। इनकॉर्पोरेट्स फॉर बोथ स्ट्रैटेजिक एंड ऑपरेशनल फाइनेंशियल डिसीजन। तो ये इनकॉर्पोरेट मतलब स्ट्रैटेजिक वे से आपको स्ट्रैटेजीज भी प्रोवाइड करते हैं एंड वो ऑपरेशनल भी है, मतलब हम उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। अलाइंस फाइनेंस विद ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड परफॉर्मेंस। ये क्या करता है, हमारे फाइनेंस को अलाइन करता है अकॉर्डिंगली टू आर ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड परफॉर्मेंस, राइट। दिस इज योर एडवांटेज। उसके बाद कंपैरिजन टेबल आप देख सकते हो जिसमें डिफरेंट है बिटवीन दी ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। तो हियर फोकस क्या है हमारा यहाँ पे, ट्रेडिशनल में फोकस है कि इसमें हमें सिर्फ क्या करना है, प्रोक्योर करना है फंड्स को, फंड्स लाओ फंड्स लाओ फंड्स लाओ। मॉडर्न में क्या होता है, यहाँ पे हमें प्रोक्योरमेंट भी कर रहे हैं, एलोकेशन भी कर रहे हैं एंड कंट्रोल भी कर रहे हैं फंड्स को। ठीक है, मतलब प्रोक्यूर तो कर ही रहे हैं, साथ में एलोकेशन एंड कंट्रोल भी कर रहे हैं फंड्स को। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे, मेन ऑब्जेक्टिव ट्रेडिशनल में क्या था कि सिर्फ कैपिटल लाओ, जितना ज्यादा कैपिटल होगा उतना ज्यादा हमारा क्या होगा, वेल्थ होगी, उतना ज्यादा हम प्रॉफिट अर्न करेंगे, कैपिटल फॉर्मेशन फॉर फिक्स्ड एसेट, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था। मॉडर्न में क्या है, हमें शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है। जितना हम अपने शेयर होल्डर्स को पे करेंगे, मतलब जितना अच्छा हम उनको रिटर्न प्रोवाइड करेंगे उतनी अच्छी आपकी कंपनी ग्रो कर रही है। ठीक है, स्कोप क्या रहता है, स्कोप स्कोप जो है ना इसमें नैरो रहता है एंड एक्सटर्नल रहता है, लेकिन मॉडर्न में क्या है, ब्रॉड होता है एंड इसमें इंटीग्रेटेड होता है, सारे जुड़े हुए होते हैं। टाइम फ्रेम क्या होता है, ट्रेडिशनल में स्पेसिफिक इवेंट्स होता है जैसे कि प्रमोशंस हो गए, एक्सपेंशन हो गए, लाइक, लेकिन मॉडर्न अप्रोच जो है वो कॉन्टिन्यूअस है एंड ऑन गोइंग प्रोसेस है, चलता ही रहता है। रेलेवेंस क्या है, ये लिमिटेड रेलेवेंस है इसकी, ट्रेडिशनल अप्रोच आज के टाइम में इतना ज्यादा मतलब नहीं चलता है। लेकिन मॉडर्न अप्रोच में ये जो है ये हाईली रेलेवेंट है इन मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट, बिकॉज वी नो दैट एनवायरनमेंट इज वेरी डायनामिक। टूल्स एंड टेक्निक क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच में लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल प्रोसीजर्स होते हैं, एंड मॉडर्न अप्रोच में आपके बजटिंग हो गया, फोरकास्टिंग हो गई, कैपिटल बजटिंग हो गई, रिस्क एनालिसिस हो गई, तो ये सारे टूल्स एंड टेक्निक्स है टू कैलकुलेट दी मॉडर्न अप्रोच। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब है आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपके टू टाइप्स के हैं, एक है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एक है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है ये ट्रेडिशनल ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो वन बाय वन करके देखते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्राइमरी एंड ट्रेडिशनल ऑब्जेक्टिव है किसका, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जो एम करता है अचीविंग द हाईएस्ट पॉसिबल ऑफ प्रॉफिट फॉर अ बिजनेस इन अ गिवन टाइम पीरियड। ठीक है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है, ट्रेडिशनल ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी एंड ट्रेडिशनल ऑब्जेक्टिव है किसका, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का।
एंड इसका एम क्या रहता है कि हम सबसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को क्या कर सके, अचीव कर सके इन अ गिवन टाइम पीरियड। ये एम्फसाइज करता है मैक्सिमाइजिंग द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। मतलब इसका फोकस किस पे रहता है कि हम जितना ज्यादा डिफरेंस टोटल रेवेन्यू एंड माइनस टोटल कॉस्ट का जितना ज्यादा डिफरेंस रखेंगे उतना ज्यादा हमारा अच्छा होगा। ठीक है, राइट। फीचर्स क्या हैं यहाँ पे हमारे? फीचर्स ये हैं कि शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है, लॉन्ग टर्म के लिए ये काम नहीं करता है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी है कि ये प्रोडक्टिविटी है इसमें एंड कॉस्ट रिडक्शन होती है। अकाउंटिंग बेस्ड है, ठीक है, बिकॉज इसमें नेट इनकम, अर्निंग पर शेयर, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होती है। क्वांटिटेटिव फोकस रहता है इसका, ठीक है, बिकॉज सारी की सारी चीजें न्यूमेरिकल बेस्ड है। प्रॉफिट का मतलब ही क्या है, नंबर्स, ठीक है। तो प्योरली न्यूमेरिकल है, इग्नोर करता है क्वालिटेटिव फैक्टर्स को, लाइक एम्प्लॉयज की सेटिस्फेक्शन है कि नहीं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, दे जस्ट वांट प्रॉफिट, नथिंग एल्स, राइट। फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? फॉर्मूला ये है, प्रॉफिट कैसे होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तभी तो हम क्या चाहते हैं कि जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। द गोल इज टू मैक्सिमाइज दिस डिफरेंस। एडवांटेजेस देख लेते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन काफी बार एग्जाम में आ जाता है, तो इसको स्किप नहीं करना आपने, ठीक है। एडवांटेज देख लेते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की, क्लियर ऑब्जेक्टिव होता है हमारा, ठीक है, कि सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड मेजर यूजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है यहाँ पे हमारा, क्योंकि हेल्प करता है इवेल्युएट कि कंपनी कैसे जा रही है, कैसा फाइनेंशियली काम कर रही है, ठीक है। एंकरेज करती है एफिशिएंसी को, कोशिश मैनेजर टू रिड्यूस वेस्ट एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, ठीक है, सबका मोटिवेशन बना रहता है यहाँ पे। मैनेजर कम से कम वेस्टेज करने की कोशिश करता है एंड प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। बेसिस फॉर बिजनेस सर्वाइवल, प्रॉफिट, हमें पता है कि प्रॉफिट क्या है, ब्लड है, किसका, बिजनेस का। प्रॉफिट नहीं होगा तो सर्वाइवल नहीं होगा। तो दिस इज व्हाई प्रॉफिट इज नेसेसरी टू पे डेट, इन्वेस्ट इन एसेट्स एंड ग्रो द बिजनेस। प्रॉफिट है तो आपका बिजनेस है, नहीं है तो आपका बिजनेस। अट्रैक्ट इन्वेस्टर, हाई प्रॉफिट ऑफन लीड्स टू बेटर रिटर्न एंड मार्केट कॉन्फिडेंस। हाई प्रॉफिट कंपनीज जो भी होती है ना, उसका मार्केट में एक अलग ही ट्रेंड होता है, मतलब पीपल्स को ट्रस्ट होता है उस पे, एंड दैट्स व्हाई दे वांटेड टू इन्वेस्ट इन दैट, ठीक है। सो दैट इज व्हाई अट्रैक्ट करता है वो इन्वेस्टर्स को। लिमिटेशंस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लिमिटेशंस क्या है यहाँ पे हमारे? लिमिटेशंस ये है कि इग्नोर करता है रिस्क को, लाइक ये फोकस करता है, फोकस ओनली ऑन रिटर्न्स नॉट ऑन अनसर्टेनिटी, ऑन वोलाटिलिटी ऑफ इनकम, राइट। ये इग्नोर करता है रिस्क को, ठीक है, इसको कोई मतलब नहीं है कि हमारे एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, कोई भी अनसर्टेनिटी आ गई है, कोविड आ गया है, कुछ भी, दे मतलब ये नहीं देखता है। इसको किससे मतलब होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से मतलब होता है, सिर्फ और सिर्फ रिटर्न से मतलब होता है, ठीक है। नो टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है, डज नॉट कंसिडर वन प्रॉफिट आर रिसीव टूडेज एंड फ्यूचर आर इक्वल, ठीक है। ये फोकस नहीं करता है टाइम को, अगर उसके अकॉर्डिंगली आज कोई पैसा आया है तो दे विल कंसिडर टुडे, ठीक है। शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारे सपोज फर्स्ट 6 मंथ में आपका जो बिजनेस अच्छा चल गया और उसके बेसिस पे आपने पूरा फ्यूचर का प्लान कर लिया, फ्यूचर का या फिर साल 2 साल का लेके चल लो कि आपने प्लान कर लिया कि भाई मैं तो 50,000 अभी निकाल रहा हूँ इनकम महीने की, अब मैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ जो 60-60 हजार के कॉस्ट आ रही हो। अब सीजनल वे में, मतलब नॉन सीजनल में आपका इतना बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा है, तो that will not work. So may lead to decisions that are harmful in the long run. Cutting R&D.
ठीक है। तो शॉर्ट टर्म के बेसिस पे हम ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो लॉन्ग टर्म में हमें ही हार्म करते हैं। पोटेंशियली अनएथिकल बिहेवियर होता है यहाँ पे, मतलब एंकरेज करता है कॉस्ट कटिंग को एट द एक्सपेंसेस ऑफ क्वालिटी, सेफ्टी और एथिक्स। कि हमारा फोकस किस पे रहता है, प्रॉफिट में, तो हमें कोई मतलब नहीं है कि क्वालिटी कैसे जा रही है प्रोडक्ट की, कैसे नहीं जा रही है। हम हर चीज में कॉस्ट कटिंग करते हैं, चाहे वो सेफ्टी की बात क्यों ना हो पर्सन की। राइट। इग्नोर करते हैं शेयर होल्डर की वेल्थ कितनी जा रही है। उनको लगता है कि भाई प्रॉफिट पहले हम ले लें, के बाद हम शेयर होल्डर को देखेंगे। अब नहीं बच रहा है तो नहीं भी देते हैं। फोकस ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट नॉट मार्केट वैल्यू ऑन स्टॉक प्राइस। वो मार्केट वैल्यू को नहीं लेके चल रहे, सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स में दिखाना चाहते हैं कि हमारा इतना प्रॉफिट होगा। तो वो चीज है। ये हो गई हमारी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात। एग्जाम्पल क्या है, एक कंपनी है जो रिड्यूस कर रही है कॉस्ट बाय यूजिंग अ चीपर मटेरियल टू बी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। एक फर्म है जो डिले कर रही है मेंटेनेंस को और ट्रेनिंग को टू सेव मनी नाउ एंड इग्नोरिंग लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, सो दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। शॉर्ट टर्म में तो आप ये मतलब प्रॉफिट कमा लेते हो, लेकिन यही चीज आपको ना लॉन्ग टर्म में नुकसान देके जाती है। सो दैट इज नॉट यूजफुल एंड नॉट एडवाइजेबल टू डू। इसके बाद है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, जो कि मॉडर्न ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। मतलब क्या है इसका, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है, refers to the goal of increasing the market value of shareholder equity or the net present value of a business। तो इसमें हमारा फोकस किस में रहता है, हमारा गोल क्या है कि मार्केट वैल्यू बना के रखना, मार्केट वैल्यू बना के रखना, शेयर होल्डर की इक्विटी बना के रखना, नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको रखनी है बिजनेस की। ठीक है। इट एम्फसाइज मैक्सिमाइजिंग दी फर्म्स वैल्यू ओवर टाइम। यहाँ पे आप सब एम्फसाइज किस पे है कि हम क्या कर रहे हैं, फर्म की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं ओवर द टाइम, रेदर देन जस्ट शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। मतलब सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे हैं हम, लॉन्ग टर्म में मैक्सिमाइज कर रहे हैं फर्म की ओवरऑल वैल्यू। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैसे निकलेगी, जब हम मैक्सिमाइज करोगे शेयर होल्डर की वैल्यू का। ठीक है। तो ये कॉम्प्रहेंसिव है, लॉन्ग टर्म एंड सस्टेनेबल फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है, मॉडर्न ऑब्जेक्टिव वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। की फीचर क्या है कि लॉन्ग टर्म फोकस करता है इसमें, मतलब शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के बियॉन्ड हम इसमें देखते हैं, एंड सस्टेन कर पाता है बिजनेस की ग्रोथ का मार्केट वैल्यू को। दैट्स व्हाई कंसिडर करते हैं इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, रिकग्नाइज करते हैं कि फ्यूचर कैश फ्लो कितना है हमारा। ठीक है, और वर्थलेस देन इमीडिएट कैश फ्लो। ठीक है। यूजफुल टूल्स लाइक एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न, ये सब चीजें हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। रिस्क मैनेज करते हैं हम इसमें। ठीक है। इवेल्युएट करते हैं कि कितना रिस्क है हमारा अलग अलग फाइनेंशियल डिसीजंस में। मार्केट ओरिएंटेड देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द प्राइस ऑफ द कंपनी शेयर इन द मार्केट। मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैक्सिमाइज करें प्राइस किसका, कंपनीज के शेयर के इन दी स्टॉक रन। क्वालिटेटिव and quantitative and qualitative both are included, takes into account financial metrics, ethics, stakeholder interest and sustainability। जैसे कि हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे थे, क्वांटिटेटिव की बात कर रहे थे, बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में हम क्वांटिटेटिव भी देखते हैं एंड क्वालिटेटिव भी देखते हैं। ठीक है। तो क्या टूल्स हैं जो यूज किए जाते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को कैलकुलेट करने के लिए, वो है एनपीवी, अर्निंग पर शेयर, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये जस्ट फॉर योर लाइक रेफरेंस के लिए है, बाकी मैंने कैसे इसको कैलकुलेट करना है उसकी भी फर्दर आपको वीडियोस मिलेंगी, मतलब लिंक अटैच कर दिए हैं मैंने आपको प्रैक्टिकल के लिए। सो वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। थ्योरी मैं इसमें यहाँ पे कवर अप करवा रही हूँ, राइट, कॉन्सेप्ट्स मैं आपको क्लियर करवा रही हूँ। इसके बाद जो भी प्रैक्टिकल के क्वेश्चन है उसके लिए मैं लिंक प्रोवाइड कर। एडवांटेजेस क्या है यहाँ पे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का, ये कॉम्प्रहेंसिव है। कॉम्प्रहेंसिव मतलब इसमें प्रॉफिट भी इंक्लूड है, रिस्क, टाइमिंग, शेयर होल्डर का सारी चीजें हम देख के चलते हैं। टाइम वैल्यू को हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, कि फ्यूचर का क्या सिनेरियो है, आज जो हम प्रॉफिट कर रहे हैं क्या हम फ्यूचर में भी इतना कर पाएंगे।
डिस्काउंटेड कैश फ्लो, मेकिंग वैल्यूएशन रियलिस्टिक एंड फ्यूचर फोकस डिसीजन ले पाते हैं, रिस्क को एडजस्ट कर पाते हैं, रिकग्नाइज कर पाते हैं। ठीक है, जो भी आपके फ्यूचर रिस्क है उसको एडजस्ट कर पाते हो फाइनेंशियल एंड बिजनेस उसमें। ठीक है, शेयर होल्डर फोकस्ड होता है हमारा यहाँ पे, अलाइन विद इन्वेस्टर इंटरेस्ट एंड बूस्ट फर्म रेपुटेशन एंड इन्वेस्टमेंट, एनकरेज करते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ को, प्रमोट इन रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, लिमिटेशंस क्या है हमारे यहाँ पे? लिमिटेशंस ये हैं कि मार्केट का प्राइस प्राइस जो है ना वो फ्लक्चुएट होता रहता है, तो शेयर प्राइस कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय स्पेक्युलेशन नॉट जस्ट बाय परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि भाई हमारे कॉम्पिटिटर ने प्राइस रख दिया, हमने भी बढ़ा दिया, बट लेकिन परफॉर्मेंस सेम ही थी। इग्नोर करता है स्टेक होल्डर को, कि फोकस किसमें रहता है हमारा, सिर्फ शेयर होल्डर फोकस रहता है, तो इसमें हम एम्प्लॉयज को, सोसाइटी को, एनवायरमेंट को नेग्लेक्ट कर देते हैं कई बार। रिलायंस किस में रहता है हमारा, एजम्पशन में, बिकॉज सारी चीजें किस पे हो रही है, फोरकास्टिंग पे हो रही है, बेस्ड ऑन फ्यूचर कैश फ्लो एंड डिस्काउंट रेट विच मे बी इनएक्यूरेट भी हो सकता है। में एंकरेज मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन भी हो सकती है, बिकॉज सारी चीजें तो आपकी फ्यूचर बेस्ड है, एजम्पशन के बेस्ड है, अगर वो गलत निकली तो मे बी यू आर प्रोवाइडिंग अ मिस leading information to your shareholders. Manager might boost short-term stock price at the cost of long-term value. Overlook कर सकते हैं नॉन फाइनेंशियल फैक्टर को, लाइक डज नॉट अकाउंट फॉर ब्रांड इमेज, एम्प्लॉय मॉरल और सोशल इम्पैक्ट। तो ओवरलुक कर सकते हैं नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को, राइट। इसके बाद है हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बीच में डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है कि फोकस इसमें हमारा किसमें रहता है, कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने में, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में हमें इंक्रीज करना होता है वैल्यू इसकी, शेयर होल्डर की वेल्थ को। टाइम होरिजन क्या होता है, इसमें शॉर्ट टर्म होता है, इसमें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रहता है हमारा। रिस्क कंसिडरेशन में हम यहाँ पे रिस्क को इग्नोर कर देते हैं, अनसर्टिनिटीज को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में हम कंसिडर करते हैं रिस्क को एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। फोकस किस में रहता है हमारा, फोकस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में ऑपरेशन की एफिशिएंसी एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट को दिखाने में हम यूज करते हैं, वाइल जो आपकी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कितनी आ रही है, सस्टेनेबिलिटी है कि नहीं बिजनेस में, उस चीज को लेके हम चलते हैं। इसके बाद एथिकल पर्सपेक्टिव है, जिसमें हम एंकरेज करते हैं अनएथिकल प्रैक्टिसेस को जो बूस्ट करते हैं प्रॉफिट को, लेकिन जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है उसमें हम एथिकल एथिकल वे से ही चीजें को लेके चलते हैं। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि एनहांस करती हैं फर्म की वैल्यू को। ठीक है, मेजरमेंट क्या होता है, इसमें नेट इनकम और अर्निंग के बेसिस पे मेजरमेंट की जाती है, लेकिन इसमें जो भी मार्केट का प्राइस चल रहा है शेयर का, ठीक है, जो भी आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू चल रही है उसके अकॉर्डिंगली आपकी मेजरमेंट की जाएगी, कितनी ग्रोथ करी है कंपनी में, राइट। इसके बाद है आपका डिसीजन और फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो सबसे पहला डिसीजन है इन्वेस्टमेंट डिसीजन और कैपिटल बजटिंग भी कहते हैं। ठीक है, या तो आप डिसीजन कह लो या तो आप फंक्शन कह लो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, बोथ आर सेम। ठीक है, मीनिंग क्या है यहाँ पे, कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो भी होते हैं ना, इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो भी होते हैं उसमें सिलेक्शन ऑफ एसेट और प्रोजेक्ट विच फर्म शुड बी इन्वेस्ट इट्स फंड्स टू अर्न द बेस्ट पॉसिबल रिटर्न ओवर टाइम। ठीक है, तो आपके जो भी इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, सपोज प्रोजेक्ट नंबर 1 एंड प्रोजेक्ट नंबर 2, ठीक है, इसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, इसमें कितना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उससे अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करते हो कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट में प्रोसीड करना है, राइट। सो रिटर्न्स के ऊपर, रिटर्न ओवर टाइम के ऊपर आपका डिपेंड करता है कि कौन सा सेलेक्ट करोगे आप प्रोजेक्ट। टाइप्स क्या है हमारे यहाँ पे, तो टाइप्स बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी एंड आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन होगी। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपका यहाँ पे आता है कैपिटल बजटिंग भी कहते हैं, परचेज इसमें कर रहे हैं मशीनरी को, एक्सपेंशन कर रहे हैं, R&D कर रहे हैं, तो दैट इज योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या क्या आता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आपकी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी कहते हैं, इसमें मैनेजिंग जो भी इन्वेंट्रीज मैनेज करोगे, रिसीवेबल्स,
जो भी कैश है ये सब आपका शॉर्ट टर्म में आएगा। इंपॉर्टेंस क्या है आपकी यहाँ पे? इंपॉर्टेंस ये है कि अफेक्ट करता है ग्रोथ को एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस को। इंश्योर करता है कि हम रिसोर्सेज का अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं कि नहीं। डिटरमाइन करता है फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल कितनी है फर्म के पास, राइट। So these are the tools to calculate the investment decision, that is NPV, IRR, payback period, and profitability index, that is PI। इसके बाद है आपका फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है? ये डिसीजन डील करता है with the source of funds to finance investment and operation. It involves choosing between debt and equity or mix of both. तो बेसिकली फाइनेंसिंग डिसीजन क्या है कि आपको फंड्स को कैसे अरेंज करना है, डेट से करना है, इक्विटी से करना है, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के करना है। यही चीज आपका होता है फाइनेंसिंग डिसीजन। की कंसिडरेशन क्या रहता है यहाँ पे आपका कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, इंटरेस्ट ऑन डेट कितना है, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, रिस्क एसोसिएटेड कितना है आपका डेट के साथ, फाइनेंशियल लीवरेज एंड फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है एंड कंट्रोल कितना है ओवरऑल दी कंपनी। सो दिस इज योर की कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन। गोल क्या है आपका यहाँ पे? गोल ये है हमारा कि हम ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर दैट मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर वैल्यू। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को क्या करें, मिनिमाइज कर सके एंड मैक्सिमाइज कर सके शेयर होल्डर की वैल्यू को। यही क्या है हमारा गोल है। इसके बाद क्या है हमारा डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन का मतलब क्या है कि it refers to the decision related to the distribution of profit to the shareholder in the form of dividend or retain them for reinvestment। So basically डिविडेंड में हम डिसाइड करते हैं कि कितना प्रॉफिट जो है हमें वो रिटेन करना है बिजनेस में, और कितना प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है शेयर होल्डर्स को। दैट इज योर डिविडेंड डिसीजन। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिविडेंड डिसीजन, क्या फैक्टर्स है जो डिविडेंड डिसीजन के को इन्फ्लुएंस करते हैं? तो सबसे पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट एंड कैश, कितना प्रॉफिट आपने कमाया है, कितना कैश है आपके पास टू डिस्ट्रीब्यूटेड। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या है री इन्वेस्टमेंट की, अगर आप री इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना ग्रोथ है, तभी तो आपके शेयर होल्डर भाई एग्री होंगे कि भाई आप ले लीजिए हमारा फंड एंड आगे जाके हमें और इन्वेस्टमेंट मिलेगा। शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशंस एंड टैक्स पॉलिसीज एंड लीगल कंस्ट्रेंट्स। तो ये सारे फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करता है। गोल क्या है हमारा यहाँ पे कि शॉर्ट टर्म रिटर्न प्रोवाइड करना शेयर होल्डर को विद द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। ठीक है, मतलब लॉन्ग टर्म तक उनको एक छोटा सा अमाउंट देते रहना, मतलब उनका अमाउंट ऐसे बढ़ना चाहिए, ऐसे घटना नहीं चाहिए। ठीक है। इसके बाद है आपका वर्किंग कैपिटल डिसीजन, दैट इज लिक्विडिटी मैनेजमेंट। क्या होता है, मीनिंग क्या है, ये फंक्शन है रिलेटेड टू मैनेजिंग द कंपनीज डे टू डे फाइनेंशियल ऑपरेशंस। तो ये जो फंक्शन है किससे रिलेशन है, डे टू डे जो भी फाइनेंशियल ऑपरेशंस होते हैं ना कंपनी के, उससे ये रिलेट करता है। इंश्योरिंग दैट द फर्म हैज इनफ लिक्विडिटी टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। ठीक है, तो ये देखता है कि फर्म के पास इनफ अमाउंट है ताकि वो अपनी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। यही आपका वर्किंग कैपिटल डिसीजन होता है। इन्वॉल्व क्या होता है यहाँ पे, दो चीजें इन्वॉल्व होंगी, एक तो करंट लाइबिलिटी इन्वॉल्व होगी, एक होगी आपकी करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें हैं, कैश, रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री। एंड करंट लाइबिलिटी में क्या है, पेबल्स कितना है, शॉर्ट टर्म कितना है, लोन कितना है। तो ये सारे इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये है कि टू मेंटेन द राइट बैलेंस बिटवीन द लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी एंड इंश्योर अ स्मूथ ऑपरेशन विदाउट फाइनेंशियल इंटरप्शन। ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्टिव ही है ये है कि एक राइट बैलेंस बन के रखना लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी के बीच में, एंड स्मूथ ऑपरेशंस हो पाए विदाउट द फाइनेंशियल इंटरप्शन। इसके बाद है रिस्क मैनेजमेंट डिसीजन।
इसमें क्या कर रहे हैं, फाइनेंस मैनेजर क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मिटिगेट कर रहे हैं वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, जैसे कि इंटरेस्ट रेट रिस्क कितना है, करेंसी एक्सचेंज रिस्क कितना है, क्रेडिट और डिफॉल्ट रिस्क कितना है, मार्केट रिस्क कितना है। टूल्स क्या है यहाँ पे आपके, टूल्स ये हैं कि हेजिंग यूजिंग डेरिवेटिव, फॉरवर्ड फ्यूचर ऑप्शंस, और इंश्योरेंस एंड डाइवर्सिफिकेशन। गोल क्या है यहाँ पे, हमारा गोल ये है कि हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं फॉर्म की वैल्यू की फ्रॉम दी अनसर्टेनिटीज एंड फाइनेंशियल शॉक्स। तो जो भी फ्यूचर में आपकी अनसर्टेनिटीज आने वाली है, उससे अपनी फॉर्म की वैल्यू को बचाना, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट डिसीजन लेना। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। इसके बाद इन शॉर्ट में चीजें दी गई हैं कि इन शॉर्ट में क्या मतलब है, तो दैट यू कैन रीड और टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। रीड कर लोगे समझ में आ जाएगी, जो चीज आपको बताइए वही शॉर्ट फॉर्म में लिखी है, नथिंग एल्स। इसके बाद है आपका रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ इन फाइनेंस फंक्शन। क्या होता है रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, क्या होता है, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है इन फाइनेंस में, जो स्टेट कर रहा है कि हायर द पोटेंशियल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट द हायर द रिस्क एसोसिएटेड विद। मतलब कि ये तो हमें पता है कि जितना ज्यादा रिस्क अगर होगा, उतना ही ज्यादा उसके पीछे क्या है, रिटर्न है। रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा है, रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम है। वी नो दैट, डायरेक्ट रिलेशन है दोनों का। तो वही चीज कह रहे हैं कि रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ क्या है, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है फाइनेंस में, जो क्या कहता है कि अगर आपका हायर पोटेंशियल रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, हायर पोटेंशियल रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो हायर रिस्क भी होगा उसके साथ, एंड सेम वाइस वर्सा। समझ में आ गया। दिस कॉन्सेप्ट एम्फसाइजिंग बैलेंसिंग एक्ट फाइनेंस मैनेजर मस्ट परफॉर्म बिटवीन अचीविंग हाई रिटर्न एंड एक्सेप्टिंग अ सर्टेन लेवल ऑफ रिस्क। तो मैनेजर को एक्सपेक्ट करना पड़ता है कि भाई अगर मैं इतना अर्न कर पाऊंगा, तो उसके पीछे मैं इतना यूज भी कर सकता हूँ। ठीक है, की एलिमेंट क्या है यहाँ पे, की एलिमेंट ये है कि रिस्क है, रेफर्स टू द अनसर्टेनिटी ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न। अनसर्टेनिटीज है यहाँ पे, कैन राइज, कैन राइज फ्रॉम मार्केट की फ्लक्चुएशन, बिजनेस के ऑपरेशन, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन, इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन की वजह से अराइज हो सकता है, क्या, रिस्क अराइज हो सकता है। रिटर्न, रिटर्न क्या है, रेफर्स टू द गेन और लॉस फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट, जो भी होता है, गेन हो रहा है लॉस हो रहा है, वही आपका रिटर्न है। मेजर्ड थ्रू मैट्रिक्स लाइक आरओआई निकाल सकते हो, आरओई निकाल सकते हो, ईपीएस निकाल सकते हो, इससे आप रिटर्न को कैलकुलेट कर सकते हो। टाइप ऑफ रिस्क इन फाइनेंशियल फंक्शन, कितने टाइप्स के रिस्क होते हैं फाइनेंशियल फंक्शन के, तो सबसे पहला होता है बिजनेस रिस्क, जो कि ऑपरेटिंग इनकम, अनसर्टिनिटी इन ऑपरेटिंग इनकम पे होता है। फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, रिस्क ड्यू टू दी लॉस ऑफ डेट, डेट के रिस्क होने की वजह से आपके फाइनेंशियल रिस्क होते हैं। मार्केट रिस्क क्या होता है, मतलब प्राइस की मूवमेंट की वजह से आपका मार्केट रिस्क होता है। क्रेडिट रिस्क क्या होता है, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑफ बोरोवर, मतलब कुछ बोरोवर ने पैसा लिया फिर दिया नहीं। लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है, जिसमें रिस्क ऑफ नॉट बीइंग कन्वर्ट एसेट इनटू कैश, मतलब कुछ ऐसा आपने एसेट खरीद लिया है जिसको आप लिक्विडेट नहीं कर पा रहे हो, सो दैट इज योर लिक्विडिटी रिस्क। इसके बाद है एप्लीकेशन इन फाइनेंशियल फंक्शन। क्या एप्लीकेशंस हैं फाइनेंशियल फंक्शन के, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आपका प्रोजेक्ट विद दी हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न आर यूजुअली रिस्कियर। वी नो दैट अगर हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न है तो वो रिस्कियर होगा। मैनेजर मस्ट इवैल्यूएट द रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बाय यूजिंग अ टूल लाइक एनपीवी एंड आईआरआर के अकॉर्डिंगली मैनेजर क्या कर सकता है, रिस्क को एडजस्ट रिटर्न निकाल सकता है। फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या है, फाइनेंसिंग डिसीजन में बेसिकली डेट फाइनेंसिंग इज अ चीपर बट इंक्रीजिंग फाइनेंशियल रिस्क, इक्विटी इज सेफर बट मोर कॉस्टली ड्यू टू शेयर होल्डर एक्सपेक्टेशन। ठीक है, सो डेट की फाइनेंसिंग जो है वो चीपर होती है बट लेकिन फाइनेंशियल रिस्क हमारा ज्यादा होता है। इक्विटी जो होती है वो सेफर होता है बट लेकिन कॉस्टली होती है बिकॉज ऑफ शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन की वजह से। डिविडेंड डिसीजन क्या होता है इसमें हमारा, हायर डिविडेंड payouts may reduce retained earnings, limiting future investment। तो अगर आप डिविडेंड पे आउट ज्यादा दोगे तो आप उसमें क्या करोगे, रिटेन्ड अर्निंग जो है वो कम हो पाएगी, मतलब री इन्वेस्टमेंट जो है वो आप कम कर पाओगे बिजनेस में। ठीक है, तो फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट जो है वो हैम्पर हो सकती है आपकी।
अ बैलेंस बिटवीन करंट इनकम फॉर शेयर होल्डर एंड फ्यूचर ग्रोथ मस्ट बी मेंटेन। कितना आपको अपने शेयर होल्डर को बांटना है, कितना आपको फ्यूचर की ग्रोथ के लिए रखना है, तो इसके बीच में बैलेंस होना चाहिए, राइट। वर्किंग कैपिटल डिसीजन में आपको कीपिंग मोर कैश इम्प्रूव लिक्विडिटी बट रिड्यूसेस द रिटर्न। तो जितना ज्यादा आप कैश रखोगे वो आपको लिक्विडिट तो कर सकते हो, उस टाइम पे आप चीज को ले सकते हो, बट लेकिन ये चीज आपके रिटर्न में कम हो जाएगी। कीपिंग इन्वेस्टिंग कैश इन शॉर्ट सिक्योरिटी इंक्रीजेस रिटर्न बट में रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी। तो शॉर्ट टर्म की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना की वजह से आपका क्या हो सकता है, रिटर्न इंक्रीजेस रिटर्न बट में रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो पाती है आपके पास, बट लेकिन रिटर्न अच्छा खासा मिल जाता है। मैनेजिंग द रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, कैसे रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ को मैनेज करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन होता है इसमें, स्प्रेड करते हैं इन्वेस्टमेंट को, रिड्यूस द ओवरऑल रिस्क, हेजिंग कर सकते हैं जिसमें डेरिवेटिव को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगेंस्ट द लॉसेस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एनालिसिस कर सकते हैं जिसमें इंश्योर करते हैं कि एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो एक्सीड तो नहीं किया कॉस्ट ऑफ फंड से, सिनेरियो क्या रहेगा, सिनेरियो एंड सेंसिटिविटी एनालिसिस में इवेल्युएट करना है आउटकम अंडर वेरिंग एजम्पशन। इसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंस फंक्शन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंस फंक्शन क्या है, तो फाइनेंस फंक्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स मैनेजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू अचीव गोल। इट प्लेज अ की रोल इन मेकिंग डिसीजन रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको वीडियो पे अटैच करके देख दी है ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सको। ठीक है, की कॉम्पोनेंट्स क्या है, यहाँ पे की कॉम्पोनेंट्स ये है कि एक ट्रेजरी फंक्शन है, इसमें एक कंट्रोल फंक्शन है। ठीक है, सो ये कुछ फंक्शंस हैं जो कंपोनेंट के रूप में दी गई हैं फाइनेंस फंक्शन में। सो ट्रेजरी फंक्शन में क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है इसमें, कि आपको कैश फ्लो को मैनेज करना है, लिक्विडिटी, डेट, फाइनेंशियल रिस्क, इन सबको क्या करके चलना है, मैनेज करना है। एग्जाम्पल देखोगे तो इज इंश्योरिंग सफिशिएंट कैश फॉर डेली ऑपरेशन एंड मैनेजिंग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए ताकि आप डेली के ऑपरेशंस को रन कर पाओ एंड शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट कर सको। कंट्रोलर फंक्शन क्या होता है आपका, कंट्रोलर का फंक्शन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ओवरसी कर पाओ अकाउंटिंग को, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर सको, बजटिंग एंड कंप्लायंसेस को पूरे कर सको। एग्जांपल देखोगे तो प्रिपेयर करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, इंश्योर करना रेगुलेटरी की कंप्लायंसेस को। ठीक है, एफ पी एंड ए फाइनेंशियल प्लानिंग करना एंड एनालिसिस करना। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, प्रोवाइड करना इनसाइट्स को बाय फाइनेंशियल एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग करके। एग्जांपल क्या है, इसमें हम एनालाइज करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का एंड प्रिपेयर कर पाते हैं बजट को। सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, यहाँ पे सीएफओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो फाइनेंस के फंक्शन जितने भी होता है ना उसको लीड करता है, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल डिसीजन लेता है एंड कम्युनिकेट करता है इन्वेस्टर्स को। एग्जाम्पल देखोगे तो ओवरऑल फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी जो भी कंपनी में लगती है वो कौन लेता है, सीएफओ लेता है। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर क्या है, तो सबसे जो हाई लेवल का बंदा होता है वो होता है सीएफओ, जो सारी की सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को देखता है। इसके बाद आपका आता है ट्रेजर, जो हैंडल करता है कैश एंड रिस्क मैनेज को। इसके बाद आता है आपका कंट्रोलर, जो मैनेज करता है अकाउंटिंग को एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को। इसके बाद आता है फ्यूचर फाइनेंस फाइनेंस प्लानिंग एंड अकाउंटेंट एनालिसिस, फाइनेंस प्लानिंग एंड एनालिसिस, जिसमें हम डिसीजन मेकिंग एंड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस को। द फाइनेंस फंक्शन इंश्योर करता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे, सपोर्ट करता है कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हो एंड एम करता है कि शेयर होल्डर की वेल्थ को हम मैक्सिमाइज कर सकें। इसके बाद है आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, कोर कॉन्सेप्ट है फाइनेंस का, जो स्टेट करता है कि सम ऑफ मनी टुडे इज वर्थ मोर देन द सेम सम इन द फ्यूचर बिकॉज ऑफ इट्स पोटेंशियल अर्निंग कैपेसिटी। हमें पता है कि आज का जो भी हमारा प्रेजेंट मनी है वो फ्यूचर मनी के इक्वल तो नहीं होगी, फ्यूचर मनी के इक्वल तो नहीं होगी। ठीक है, वही चीज कह रहा है कि आज का जो भी मनी है वो फ्यूचर फ्यूचर की मनी की वर्थ नहीं होगी।
ठीक है। एज कंपैरिजन टू फ्यूचर, आज का जो मनी है वो ज्यादा वर्थ करता है। सो कैसे निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालना है? सो दिस इज सम फॉर्मूला, दैट इज एफ पी वन प्लस आर एन। पीवी क्या है, प्रेजेंट वैल्यू है। एफपी क्या है, फ्यूचर वैल्यू है। आर क्या रख रहे हैं हम इसमें, कि इंटरेस्ट रेट पर पीरियड कितना लगा है, नंबर ऑफ पीरियड कितने साल के लिए कैलकुलेट कर रहा है। प्रेजेंट वैल्यू क्या है, एक वैल्यू है, फ्यूचर अमाउंट ऑफ मनी है डिस्काउंटेड बैक टू द प्रेजेंट यूजिंग अ स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट। इट शो हाउ मच अ फ्यूचर सम ऑफ मनी इज वर्थ टुडे। मतलब अगर आज का 1 रुपए आने वाले 2 साल में क्या वर्थ रखता है, ये चीज आप निकाल रहे हो। एग्जाम्पल देखोगे तो अगर अगर इफ यू रिसीव $1,000 इन 3 years एंड द इंटरेस्ट रेट इज 5% पर ईयर, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट 1,000 टुडे वुड बी कितना होगा, 863.84 रुपीज होगा, अगर आप फ्यूचर वैल्यू के अकॉर्डिंगली इसको देख के चलेंगे तो। 3 years में आपका ये इतना डॉलर हो जाएगा। मतलब अगर 1,000 मिल रहा है आपको 3 साल बाद, तो उसकी वैल्यू इतनी होगी। के बाद सेम फ्यूचर वैल्यू निकालना। फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं, फ्यूचर वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ प्रेजेंट अमाउंट आफ्टर इट हैज अर्न इंटरेस्ट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है, तो एफ पी क्या है, फ्यूचर वैल्यू। पीवी क्या है, प्रेजेंट वैल्यू। आर क्या है, इंटरेस्ट रेट पर पीरियड। एन क्या है, नंबर ऑफ पीरियड। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। कि अगर आपको $10,000 जो है 5% के इंटरेस्ट में मिल रहा है 3 साल के लिए, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट क्या होगी, फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी, फ्यूचर वैल्यू आपकी इतनी होगी। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू आपकी इतनी होगी, टोटल आपको इतना मिलेगा 3 साल में। ठीक है, वो बात अलग है कि इसकी वैल्यू जो है वो घट जाएगी, 8,000 समथिंग हो जाएगी। इसके बाद है आपकी एन्युटी। एन्युटी क्या होती है, एन्युटी क्या है, एक सीरीज है इक्वल पेमेंट्स का, जो रेगुलर इंटरवल्स में होती रहती है ओवर अ टाइम। इट हैज टू टाइप्स, दैट इज ऑर्डिनरी एन्युटी, एन्युटी ड्यू, और क्या होती है, और होती है ग्रोइंग एन्युटी। ठीक है, ऑर्डिनरी एन्युटी क्या होती है, इसमें पेमेंट अकर होती है एट एंड ऑफ ईच पीरियड। मतलब जैसे 30 तारीख का महीना है, तो महीने के आखिरी में क्या होगी, ड्यू। तो ऑर्डिनरी एन्युटी के लिए प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इट। मैंने वीडियो नीचे लिंक अटैच करा है, तो वहां से आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। सो दैट इज द एक्सप्लेनेशन। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। कि अगर एन्युटी है $500 की, इज पेड एनुअली फॉर 5 year एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 6%। तो अकॉर्डिंगली अगर हम पुट करेंगे, तो 2,106 रुपीज का आ रहा है यहाँ पे, क्या प्रेजेंट वैल्यू आ रही है। सेम विद दैट ग्रोइंग एन्युटी निकालेंगे, फॉर्मूला आपको गिवन है। एंड एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल में क्या लिखा है, इफ यू रिसीव $1,000 इन द फर्स्ट ईयर विद रिसीविंग with payment increasing 5% each year at discounting rate of 8% 4 years. The present value would be calculated as present value आपको निकालनी है. So you can easily calculate the present value of that money. परपीचुटी निकालना है अकॉर्डिंगली, ये फॉर्मूला गिवन है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यू कैन डू इट। एग्जाम्पल गिवन है। ठीक है, उसके बाद आपका ग्रोइंग परपीचुटी, फॉर्मूला गिवन है, एग्जाम्पल यू कैन सी इट। उसके बाद एक्सेल फंक्शंस हैं आपके। ठीक है, ये बीबीए वाले जो बच्चे हैं ना, ठीक है, ये जो वो फ्यूचर वैल्यू के बाद का जो टॉपिक था, ये वाली यहाँ से लेके, ये सारा बीबीए के लिए है। ठीक है, ये सारा बीबीए के लिए है। तो बीएमएस वाले बच्चों को इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, सो ये कुछ एक्सेल के फॉर्मूलेज है जो मैंने आपके लिए दिए हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ठीक है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिंक मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं, सो दैट यू कैन वॉच।
ठीक है, इनको स्किप नहीं करना है आपने। राइट। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर पसंद आती है तो डेफिनेटली लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो माय चैनल। एंड थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, बाय बाय, टेक केयर।